तपता रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है। तू तपता रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है। तू अपने घर वालों का आस है, तू उनकी उम्मीदों का सास है। तुझे करना कुछ महान है, तुझे करना कुछ महान है। उठ भाई उठ बहन, यू वक्त ना जाया कर, तुझे अपने सफलता के लिए लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। स्वागत है आपका, स्वागत है। जीडी का मॉडल पेपर हम लोग कर रहे हैं और जीडी के लगभग 13 मॉडल पेपर हम लोग कर चुके हैं। हाँ जी, 13 मॉडल पेपर कर चुके हैं जीडी के दोस्त। और आज हम लोग जीडी का करेंगे, ये जो है 14वां मॉडल पेपर। जीडी के जीएस के जो मॉडल पेपर हम लोग कर रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लगभग जीडी के सारे सिलेबस मैंने कवर कर लिए हैं। आपका पेपर जब से होने वाला है, मैंने आपसे कहा है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आपको मिलने वाली है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास। प्रत्येक 9 बजे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास मिल जाएगी। 2 से 3 दिनों के बीच मैंने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है। जिस सब्जेक्ट में मैं सबसे सहज महसूस कर रहा हूं, वही सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में आपको लगातार रेगुलर पढ़ाऊंगा। तब तक आप अपनी जीडी का मॉडल पेपर दोस्त कर लें, और यूपीपी के लिए जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्त। लगभग सभी एग्जामों की तैयारी आपके जीएस के लिए स्पेशली ये चैनल है, और आपको जीएस जो है पूर्ण रूप से इस चैनल पर बाकायदा मिलेगा। आपको आपकी शिकायतें, आपके सुझाव सब हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जो कुछ आप डिमांड करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको पूरा करेंगे। बस दोस्त लगे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्त। शेयर करोगे तभी तो हम पढ़ा पाएंगे आपको। जितना ज़्यादा लोगों को भीड़ इकट्ठा करोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को लेकर आओगे, लाइक करोगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए उतनी मेहनत करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए, तो आपने जो किया, जो सपोर्ट किया, आपका उसके लिए बहुत आभार। ठीक है, चलिए, मैंने आपसे कहा था मॉडल पेपर कराने के लिए, लगभग 20 मॉडल पेपर कहा था, वो जीडी तक मैं आपको करा दूंगा। ये है आपका आज का 14वां मॉडल पेपर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप पेपर क्वेश्चन देखिए अपना, और बेटा कॉपी पेन उठाइए। जो रैंकिंग आपका इसमें आएगा वही रैंकिंग आपका एग्जाम में आएगा। ध्यान से देखिए, इसको देखिए और इसको करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे जो कह रहा है उसको आप ठीक से देखें और उसको पढ़ने का प्रयास करें। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है स्वतंत्र, ये कह रहा है कि स्वतंत्र, दोस्त क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। ये कह रहा है स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी एक महिला राज्य की पहली राज्यपाल थी। स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, यह आपके सामने प्रश्न है। सही उत्तर आप सबको पता होगा, कर ही लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, अगर आपका उत्तर गेस गलत है तो उसकी व्याख्या हम करते हैं। चलिए, क्या कह रहा दोस्त, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, और ये कहां से थी, ये उत्तर प्रदेश से थी। लेकिन बेटा ये उस समय उत्तर प्रदेश ना होकर ये क्या था, ये संयुक्त प्रांत की थी। ये संयुक्त प्रांत की राज्यपाल थी, ये सरोजिनी नायडू जी। और सरोजिनी नायडू जी संयुक्त प्रांत की दोस्त राज्यपाल थी। कब बनी थी ये, 1947 में बनी थी, और 1949 तक ये क्या थी, राज्यपाल थी। ध्यान देना बेटा, सरोजिनी नायडू जी को ही कहा जाता है क्या, स्वर कोकिला। स्वर कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। ये कवित्री भी थी, पोइट्री लिखा करती थी ये। ध्यान देना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको याद रखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की कार्यकारी सदस्य बनकर यह शामिल हुई थी। कांग्रेस की कार्यकारी समिति में ये शामिल थी, और ये लंदन गई थी। ये कहां गई थी, ये लंदन गई थी दोस्त। कहां पर मित्र, लंदन गई थी। ध्यान देना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही क्यों गई थी, क्योंकि बेटा गांधी इरविन समझौता हो गया था। क्या हो गया था, गांधी इरविन समझौता हो गया था। कब हुआ था, 5 मार्च, ध्यान देना 5 मार्च 1931 को
गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता, ध्यान देना बेटा, इन सरोजिनी नायडू के बारे में आपको बता रहे हैं। गांधी इरविन, इरविन और गांधी के बीच समझौता हुआ था। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। बेटा इसको थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो थोड़ा सा यहां लिख देते हैं। 5 मार्च 1931 को हुआ था क्या? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हो गया था 5 मार्च 1931 को, और इसी में तय कर लिया गया था क्या कि सरोजिनी की क्या कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मित्र भाग लेगी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी तो गांधी जी भाग लेंगे और जाएंगे लंदन। और इन्हीं के साथ कौन कौन व्यक्ति जाएगा, गांधी जी के साथ कौन कौन व्यक्ति दोस्त लंदन जाएगा? तो एक तो सरोजिनी नायडू जी जाएंगी, इनके साथ इनका बेटा देवदास भी जाएगा। इनके साथ इनका बेटा देवदास भी जाता है। एक व्यक्ति और थे बेटा, घनश्याम दास व्यक्ति थे, ये भी जाते हैं। और घनश्याम दास के साथ बेटा एक व्यक्ति और जाते हैं, ओम बिड़ला। एक व्यक्ति और जाते हैं बिड़ला जी, और एक व्यक्ति कौन जाती हैं? सरोजिनी नायडू जी। कौन? सरोजिनी नायडू। गांधी इरविन समझौता को बेटा, गांधी इरविन समझौता को याद रखना। गांधी इरविन समझौता को, थोड़ा सा लिखने में, गांधी इरविन समझौता को सरोजिनी नायडू जी ने क्या काम कहा था? इसको सरोजिनी नायडू जी ने, इन्होंने बेटा, इन्होंने दो महान आत्माओं का मिलन कहा था। किसने? सरोजिनी नायडू जी ने। ध्यान देना, गांधी के साथ लगभग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्त, गांधी के साथ लगभग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हर जना सरोजिनी नायडू आपको नजर आएंगी। तो जो हम इतिहास पढ़ेंगे पूरी मूवी दिखा दूंगा। जहां जहां गांधी जाएंगे, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं वरना आप इसको कटाक्ष समझ ले, ना। जहां जहां सरोजिनी नायडू, जहां जहां महात्मा गांधी रहेंगे, वहां वहां सरोजिनी नायडू जी गांधी के साथ आपको नजर आएंगी। ठीक है, जहां जहां सरोजिनी नायडू गांधी जी आएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में भी रहती हैं, ये असहयोग आंदोलन में भी साथ रहती हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह में भी सरोजिनी नायडू जी रहती हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आपको एक उत्तर बताना है दोस्त। सरोजिनी नायडू ने सबने अवज्ञा आंदोलन में किस तट पर नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था? फिर से सवाल सुनिए, कमेंट में आपको बताना है। सवाल फिर से सुनिए, सबने अवज्ञा आंदोलन में किस तट का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था? आपको ये सवाल बताना है। ठीक है, तो ये तो हो गया सरोजिनी नायडू जी के बारे में। अगर बेटा आप सुचित्रा कृपलानी की बात करें तो ये जो सुचित्रा कृपलानी है, ये भारत की पहली महिला सीएम है, पहली महिला मुख्यमंत्री है। ये पहली महिला मुख्यमंत्री है कौन? सुचित्रा कृपलानी जी, एसी मजूमदार की जो पुत्री थी वो। इन्हें बेटा कब बनी थी? तो ये बनी थी बेटा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, यूपी की सीएम बनी थी। कब बनी थी? 1963 में बनी थी, और ये थी कब तक? 1967 तक। ये बेटा अगर आपसे पूछे दूसरी महिला मुख्यमंत्री, दूसरी महिला सीएम, तो दूसरी महिला सीएम का नाम अगर आप बताएं तो शीला दीक्षित दी हैं। कौन? शीला दीक्षित दी हैं, जो दिल्ली की सीएम बनी थी, शीला दीक्षित दी, ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ध्यान देना बेटा, अगर आपसे पूछे भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, प्रथम दलित महिला सीएम, तो आपको नाम बताना है क्या? सुकुमारी। कौन? सुकुमारी
सुकुमारी मायावती जी। ये क्या है? ये पहली दलित महिला मुख्यमंत्री है। अगर आपसे वर्तमान में अगर पूछे, ये भारत का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। जो भारत कहता है हम बेटियों की पूजा करते हैं, जो भारत ये कहता है कि हमारे यहाँ बेटियां पूजा करते हैं, आप उन्हें लक्ष्मी दुर्गा का रूप देते हैं, उस भारत में आपको जान के हैरानी होगी कि 28 राज्यों में केवल एक राज्य में ही महिला मुख्यमंत्री हैं, जिसे आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में एकमात्र राज्य है जहां की कोई महिला मुख्यमंत्री है। अब आप जान लीजिए कि भारत में राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की क्या स्थिति है। ठीक है, तो एकमात्र राज्य है जिसकी महिला मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, हम सब जानते हैं ममता बनर्जी जी। बेटा अगर आप बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की, तो बेटा विजय लक्ष्मी पंडित अगर आप बात करें तो ये महासचिवालय महासभा, अगर आप बेटा बात करें तो योनो की महासभा की पहली महिला, योनो की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। योनो की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी कौन? विजय लक्ष्मी पंडित जी। दोस्त कब बनेंगी? 1953 में बनेंगी विजय लक्ष्मी पंडित। योनो का 8वां सत्र था। इसी 8वें सत्र में महासभा की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी जाती है कौन? पहली महिला अध्यक्ष महासभा की कौन चुनी जाती हैं? तो ये कौन चुनी जाती हैं? विजय लक्ष्मी पंडित। अगर बेटा आप इंदिरा गांधी की बात करें तो ये देश की पहली महिला पीएम है। देश की पहली महिला पीएम है। इन्हीं को लोग गूंगी गुड़िया कहते थे, और यही गूंगी गुड़िया इमरजेंसी लगाएगी और मारेगी, लगभग 40,000 नेताओं को गिरफ्तार कर लेगी। याद रखना, यही गूंगी गुड़िया मीसा एक्ट के तहत बिहार में लालू प्रसाद को गिरफ्तार करेगी, और इसी इमरजेंसी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव निकल कर आएंगे बिहार के नेता, और इसी इमरजेंसी के दौरान उनकी बिटिया पैदा होगी, और इसी एक्ट के नाम पर, मीसा एक्ट के नाम पर लालू प्रसाद यादव अपनी बिटिया का नाम रखेंगे मीसा भारती। उनकी बिटिया का नाम ही है मीसा भारती। तो ये था आज आपका पहला सवाल। मित्र, ये सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो संयुक्त प्रांत वाले देख लो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सुचित्रा कृपलानी जो सुचित्रा कृपलानी थी, ये कौन थी? ये सुचित्रा कृपलानी देश की पहली सीएम थी, ये देश की पहली पीएम थी। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में मित्र आपको याद रखना है, ये महासचिव की योनो के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष है। ये योनो की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष है। अगला बात देखें बेटा आप लोग, कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो बेटा इसमें कहीं लिखा होगा 24 अक्टूबर। अगर हम लोग योनो की बात करें, अगर योनो की आप बात करें बेटा, तो योनो में हुआ क्या है, ठीक से ढूंढना। अगर योनो की आप बात करें तो योनो की स्थापना, थोड़ा शार्ट फॉर्म में बताता हूं। योनो की स्थापना बेटा, योनो की स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए योनो दिवस मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर को। योनो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। योनो के बेटा कितने अंग हैं? तो आपको योनो के अगर अंग कभी पूछे तो कितने अंग हैं? योनो के कितने अंग हैं? तो एक बेटा महासभा है। कौन है? एक महासभा है मित्र। योनो का एक अंग है, महासभा है। यही महासभा की बेटा प्रत्येक सत्र सितंबर महीने में प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में इसकी बैठक होती है। ध्यान देना, किसकी बैठक होती है? योनो की महासभा में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में बैठक होती है। किसकी? प्रत्येक देश के शासन अध्यक्ष की, राष्ट्र अध्यक्ष की नहीं बेटा, शासन अध्यक्ष की प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में बैठक होती है। सितंबर माह में बैठक होती है। याद रखना इसके कितने सदस्य हैं दोस्त? 193 देश। जितने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वो सबके सब इस महासभा के सदस्य हैं। इसके अलावा बेटा आपको याद रखना है क्या? सुरक्षा परिषद। एक आपको याद रखना है क्या? सुरक्षा परिषद। इसका एक अंग है मित्र क्या? सुरक्षा परिषद। जिसमें क्या है? जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। ध्यान देना बेटा,
5 अस्थायी सदस्यों के पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। वीटो पावर होता है। ये वीटो पावर क्या है? ये वीटो पावर मित्र वो पावर है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कोई डिसीजन लेता है, इनमें से एक भी देश यदि नकारात्मक वोट करता है, इनमें से यदि कोई भी देश नकारात्मक वोट करता है दोस्त, तो होगा क्या? तो मित्र होगा ये, क्या होगा कि वह निर्णय शून्य हो जाएगा। वह निर्णय क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कितने देश वर्तमान में यूएन में अस्थायी सदस्य हैं? तो आप सब जानते हैं बेटा, क्या कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका अस्थायी सदस्य है। इसके अलावा बेटा रूस अस्थायी सदस्य है, तथा इसके अलावा चीन अस्थायी सदस्य है। चीन अस्थायी सदस्य है। और बेटा कौन? फ्रांस अस्थायी सदस्य है। और कौन है? ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन है। यही यूएन सुरक्षा परिषद के क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। ध्यान देना बेटा, सुरक्षा परिषद यूएनएस, यूएनसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है दोस्त? न्यूयॉर्क में इसका क्या है? मुख्यालय है। न्यूयॉर्क किस नदी पर स्थित है? याद कर लेना दोस्त, इस किस नदी पर है? हडसन नदी पर है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो सबसे अहम घटक है वो यूएनसी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो बेटा एक आपने क्या पढ़ लिया? एक आपने पढ़ लिया दोस्त, एक आपने क्या पढ़ा? महासभा पढ़ लिया आप लोगों ने। और एक क्या पढ़ लिया दोस्त? एक आपने क्या पढ़ लिया? सुरक्षा परिषद पढ़ लिया। एक क्या पढ़ा दोस्त? सुरक्षा परिषद पढ़ा। इनके अलावा आपको एक बात और याद रखना है बेटा, क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय 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 न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ पर है? ये नीदरलैंड के, ये नीदरलैंड के द हेग में है। द हेग, ये नीदरलैंड के द हेग में है। ये दोस्त कहाँ है? ये नीदरलैंड के द हेग में है। द हेग में है। आपको याद रखना है ये नीदरलैंड के। ध्यान देना, भारत की ओर से वर्तमान प्रतिनिधि कौन है? दलबीर भंडारी। इसमें बेटा भारत की ओर से कौन है? दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी वर्तमान में भारत की ओर से संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से प्रतिनिधि हैं दोस्त। इसके अलावा आपको एक बात याद रखना है, क्या? न्यायस, न्यायस परिषद। ये बेटा यूएनओ का ट्रस्ट है। ये यूएनओ का ट्रस्ट है। यहीं पर सभी देश फंड देते हैं जिसके द्वारा यूएनओ अपना कार्यों का क्या करता है? संचालन करता है। एक बेटा और क्या है? तो आपको एक अंग और याद रखना है। 5वां अंग यूएनओ का क्या है? तो 5वां अंग एक और है बेटा, क्या? सचिवालय है। क्या है? सचिवालय। सचिवालय, यही सचिवालय बेटा क्या काम करता है? यही संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन के कार्यों का निपटारा करता है। यही बेटा अस्थाई कार्य है। यही अस्थाई कार्य करता है किसमें? यूएनओ में। ये अस्थाई कार्य करता है। इसके अलावा बेटा आपको एक और बात याद रखना है, क्या? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिषद, एवं सामाजिक विकास परिषद। ये यूएनओ के बेटा क्या है? टोटल 6 अंग हैं यूएनओ के। इसके अलावा और बहुत सारे अंग हैं जो आपको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल आपको आपका ना उत्तर मिल गया होगा। कब मनाया जाता है दोस्त? तो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो दोस्त, आगे सवाल देखो, कॉपी पेन उठाओ, ठीक से कह रहा हूं, उत्तर पूरा आप करो। देखो, कह रहा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा, ध्यान देना, रिपोर्टों की समीक्षा करने वाला संसदीय समिति कौन सी है? तो बेटा ये है लोक लेखा समिति। कैग की रिपोर्टों पर जो अपनी समीक्षा करता है वो लोक लेखा समिति करता है। इसे बेटा परकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे परकलन समिति की क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। संविधान पढ़ाते वक्त मित्र मैं आपको बताऊंगा लोक लेखा समिति क्या होता है, पावर समिति क्या होता है, समितियां पढ़ाते वक्त हाँ बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या सवाल कह रहा है आपसे? सवाल कह रहा है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से
किस राज्य द्वारा किया जाता है? निम्न में से किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो बेटा याद कीजिए, पहले आप गेहूं के बारे में पहले आप ये जान लीजिए कि गेहूं है क्या दोस्त। तो गेहूं ठीक से सुन लेना, गेहूं बेटा क्या है? रबी की फसल है। गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है। रबी की फसल किसे कहते हैं? जिनकी बुवाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। और जिनकी कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में। जिनकी कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में होती है। ध्यान देना दोस्त, गेहूं बेटा भारत की गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न योम बोया फसल है। योम बोया फसल है। यानी चावल के बाद मित्र भारत में जो दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न एवं बोया फसल है वो क्या है? गेहूं है। ठीक है, सुनना बेटा, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय फसल है बेटा। गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत दुनिया में क्या है दोस्त? दुनिया में दूसरे स्थान पर है। क्या है ये? दुनिया में दूसरे स्थान पर है गेहूं उत्पादन में। अगर आप बेटा गेहूं की किस्मों की बात करें, ध्यान देना, गेहूं की किस्में अगर हम बात करें, किस्में दोस्त, किस्में, तो भारत में कौन कौन सी गेहूं की किस्में उगाई जाती हैं? इन किस्मों का नाम याद रखिएगा। लेरमा, रौजा, सोनारा 64। ये गेहूं की अगर आप बात करेंगे तो ये बेटा हरित क्रांति में आए थे। ये भारत में कहां में आए थे? हरित क्रांति में आए थे। किस देश से आए थे बेटा? तो आपको याद रखना है, ये मैक्सिको से आए थे। कहां से आए थे? ये मैक्सिको से आए थे दोस्त। यही जो गेहूं के बीज हैं ये 90 दिन में तैयार हो जाते हैं। ये कितने दिनों में तैयार होता है? 90 दिनों में। इनके अलावा बेटा अगर कुछ गेहूं की बात करें आपसे तो क्या याद रखना है? सोनालिका। इनके अलावा बेटा क्या रखना है? कुंदन। शेरे पंजाब याद रखना है आपको। कल्याण याद रखना है। ये सब गेहूं के क्या हैं दोस्त? किस्में हैं। ये सब गेहूं के क्या हैं? किस्में हैं। अगर हम उत्पादन की बात करें, तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन यूपी करता है, फिर एमपी करता है, फिर आपको दोस्त बताना है कौन? पंजाब करता है। लेकिन ध्यान देना, ये तो उत्पादन हो गया। पर हेक्टेयर अगर पर हेक्टेयर पूछे तो सबसे अग्रणी स्थान पर कौन है दोस्त? पंजाब है। सबसे अग्रणी स्थान पर कौन है? पंजाब है। ध्यान देना बेटा, अर्जेंटीना में अगर आप कभी अर्जेंटीना की बात करेंगे तो अर्जेंटीना में बेटा एक घास के मैदान है जिसका नाम पंपास है। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गेहूं। गेहूं का अर्धचंद्राकार मैदान। गेहूं का अर्धचंद्राकार का मैदान कहा जाता है। ये है गेहूं। ये क्या है बेटा? गेहूं। ध्यान देना, ये था गेहूं के बारे में। भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। और दूसरा सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? गेहूं। तो आप याद रख लीजिएगा, सबसे अधिक कौन सा करता है? उत्तर प्रदेश करता है। अब गेहूं से आपसे कोई भी सवाल पूछे आप आसानी से मित्र उत्तर देने में क्या है? आप सक्षम हैं। ध्यान देना, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमाओं के बीच है? तो बेटा ध्यान देना, ये कब निर्धारित हुआ है? एक आयोग बना था बेटा, सीमा आयोग। और इसी सीमा आयोग में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है सर सिरियल रेड क्लिफ। सर सिरियल रेड क्लिफ, इन्होंने ही बेटा क्या काम किया था? 17 अगस्त 1947 को अधोरोपित किया था।
अधोरोपित अधोरोपित किया था इस सीमा को किसके बीच, ये किसके बीच अधोरोपित किया था, पाकिस्तान और भारत के बीच। ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है, ये सवाल कई बार एग्जाम में मित्र पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है ये कैसी है, ये अधारोपित है। ये कैसी है दोस्त, अधोरोपित है। यहीं पर बेटा आपको ये कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच बेटा कोई सीमा रेखा नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच कोई सीमा रेखा नहीं है। एक बेटा क्या था, 3 बिगहा गलियारा था, 3 बिगहा गलियारा था। वो भी क्या काम किया गया है, वो भी बेटा क्या काम किया, 100वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था, सन 2015 में। और इसको क्या काम किया गया है, इस विवाद को अब क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ध्यान देना मित्र, कह रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, तो ये है बेटा डूरंड। ये कब निर्धारित हुआ था, 1896 में निर्धारित हुआ था। कब, 1896 में। यही डूरंड रेखा बेटा आपको याद रखना है मित्र, अफगानिस्तान और भारत के बीच भी यही सीमा रेखा है। अफगानिस्तान और भारत के बीच भी यही सीमा रेखा है बेटा। ईरान के और इराक के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो 31वां सीमांत रेखा, 31वां सीमांत रेखा, 31वां यानी 31 उत्तरी अक्षांश रेखा, 31 उत्तरी अक्षांश रेखा। यही क्या काम करता है, यही ईरान और इराक को क्या कर देता है, अलग करता है। यही ईरान और इराक को क्या करता है दोस्त, अलग करता है। एक सीमा रेखा आपको अपने पड़ोसी देशों के बारे में और याद रखना है, क्या दोस्त, मैक-मोहन। क्या रखना है दोस्त, मैक-मोहन। और ये मैक-मोहन कब निर्धारित हुआ है, 1914 में निर्धारित हुआ है। किस समझौते में निर्धारित हुआ है, सिमले समझौते में निर्धारित हुआ है। किसमें, सिमला समझौते में निर्धारित हुआ है 1914 में। किसके किसके बीच है, याद रखना मित्र, चीन और भारत के बीच है, चीन और भारत के बीच है। 2 लाइन आपको याद रखना है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये किसके बीच है दोस्त, ये पाकिस्तान और भारत के बीच है। और आपको एक रेखा और याद रखना है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल याद रखना है। और ये किसके बीच है, ये बेटा चीन और किसके बीच है, ये भारत के बीच है। ये कहाँ पर मिलेगा, ये लद्दाख वाले एरिया में मिलेगा। और ये भी बेटा ये मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में मिलेगा, गिलगिट और बलूचिस्तान वाले एरिया में मिलेगा। ठीक है, इनकी स्टोरियाँ क्या हैं वो मैं ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त पूरी स्टोरी आपको वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप समझ गए होंगे, ओके। ये कह रहा है, चलो आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, नरोरा। बेटा कह रहा नरोरा परमाणु शक्ति, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। बेटा थोड़ा समय दीजिए, अब मैं आपको सारे परमाणु शक्ति संयंत्र बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना है बेटा। सारे जितने भी हैं, ये देखिए आप, जितने भी परमाणु शक्ति केंद्र हैं, पूरा नाम देख लीजिएगा। ये कहाँ पर कौन सा केंद्र स्थित है दोस्त, कौन सा केंद्र कहाँ पर स्थित है, इसकी थोड़ी जानकारी आपको रखनी पड़ेगा। याद रख लीजिए, देखिए परमाणु केंद्र इधर दिया हुआ है मित्र, इधर परमाणु केंद्र दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है। इधर परमाणु केंद्र है और इधर क्या है, स्थान है। ध्यान दीजिएगा, तारापुर, तारापुर परमाणु केंद्र मित्र ये कहाँ पर है, पालघर। कहाँ पर बेटा, पालघर। फिर से जानते हैं, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर है, पालघर जिला में, पुराने थाने में। किस जगह पर दोस्त, महाराष्ट्र में। किस जगह पर मित्र है ये है महाराष्ट्र में। आगे सुनते हैं, रावत भाटा, मिस्ट इंपॉर्टेंट डाटा बेटा। रावत भाटा कहाँ पर है, कोटा में है। किस राज्य में है, राजस्थान में है। किस राज्य में है, राजस्थान में है। आगे बेटा, कलपक्कम ये कहाँ पर है, कुचिपुरम। कुचिपुरम कहाँ पर मित्र, तमिलनाडु में। कहाँ पर मित्र, तमिलनाडु में। रट्टा मान लीजिए, पेपर में आपके आएगा। आगे सुनिए, नरोरा बेटा बुलंदशहर, और ये बुलंदशहर है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। नरोरा परमाणु केंद्र
नरौला विद्युत परमाणु केंद्र ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में बेटा। ककरापारा, ककरापारा प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है मित्र, कई बार पूछा गया है। ककरापारा कहाँ पर है? सूरत में है। कहाँ पर? गुजरात में। सूरत कहाँ पर? गुजरात में। कैगा दोस्त, कैगा कहाँ पर है? उत्तरी कन्नड़ जिला। कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर मित्र? कर्नाटक में है। आगे देखिए, कैंडनकुलम, कैंडकुलम तिरुवन्नापुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? इन परमाणु ऊर्जा केंद्र ये आपको दोस्त याद रखने हैं। एक बार फिर देख मित्र, तारापुरा कहाँ पर है? पालाघर जिला, पुराने थाने, महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहाँ पर है? कोकड़ा जिला, राजस्थान में है। पक्कलापुरम, कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नरौरा कहाँ पर है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। ककरापारा सूरत गुजरात में है। कैगा कहाँ पर है? उत्तरी कर्नाटक, कर्नाटक में है। कुंडलीकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है मित्र? तमिलनाडु में है। मित्र अगला सवाल देखो, तो अब अपना सवाल देखिए। कह रहा नरौरा, तो आप उत्तर क्या लगाओगे? उत्तर क्या लगाओगे दोस्त? उत्तर लगाओगे आप क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर क्या लगाओगे? उत्तर प्रदेश। अभी महाराष्ट्र में आपने कुछ पढ़ा था, उत्तर बताना। अब कमेंट में उत्तर बताना। महाराष्ट्र और तमिलनाडु और राजस्थान में। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मित्र, यहाँ देखिए, फिर से देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर से देखिए बेटा, अभी आपने पढ़ा तारापारा, तारापुरा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। राजस्थान की बात याद रखना बेटा, कौन सा? रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पर? राजस्थान में। रावत भाटा राजस्थान में है। रावत भाटा राजस्थान में है। तारापुरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तारापुरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ककरापारा कहाँ पर है? गुजरात में। ककरापारा कहाँ पर है दोस्त? गुजरात में है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। देखो तमिलनाडु में क्या है? राजस्थान में। रावत भाटा राजस्थान में। तारापुरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तारापुरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? अधिवेशन अगर बेटा कह रहा है, ठीक से सुनना, अधिवेशन अगर कह रहा है बेटा, तो पूर्ण स्वराज की मांग होगी किस अधिवेशन में बेटा? लाहौर की अधिवेशन में। लाहौर के अधिवेशन में। और यह लाहौर का अधिवेशन मित्र कब होगा? ध्यान देना, ये होगा 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होंगे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन बेटा कहीं पर आपसे यह सवाल पूछे कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने पूर्ण स्वराज की मांग की? किस व्यक्ति द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया? किस व्यक्ति द्वारा? तो नाम बताना है आपको। क्या नाम बताना है बेटा? हसरत, उनका नाम है हसरत मोहानी। ये बेटा कब करेंगे? 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में। अहमदाबाद के अधिवेशन में सबसे पहले यही मांग करेंगे। बेटा कहीं लिखकर आ जाए कि भारत में सबसे पहले स्वराज की मांग किसने किया है? ध्यान देना, स्वराज विधेयक में होगा। किसमें होगा? स्वराज विधेयक में होगा दोस्त। किसमें? स्वराज विधेयक में होगा। और कौन करेंगे? ये करेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नाम आप सब जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक। यही क्या कहेंगे? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूंगा? लेकर रहूंगा। मित्र याद रखना, बाल गंगाधर तिलक पूरे से क्या करेंगे? होम रूल लीग कि क्या करेंगे? स्थापना। और यहीं से चलेगा क्या? होम रूल लीग आंदोलन। क्या चलेगा मित्र? होम रूल लीग आंदोलन। और यही जी बाल गंगाधर तिलक क्या निकालेंगे? दो पत्रिका निकालेंगे दोस्त। एक निकालेंगे क्या? केसरी। पत्रिका का नाम याद रखिएगा। क्या निकालेंगे? केसरी। और केसरी निकालेंगे किसमें? मराठी भाषा में। किसमें निकालेंगे? मराठी भाषा में। और एक निकालेंगे क्या? मराठा। और मराठा किसमें निकालेंगे? ये मराठा निकालेंगे किसमें? ये
अंग्रेजी में, ये किस में निकलेगा? अंग्रेजी में निकलेगा। ठीक है, चलिए आप होम रूल लीग आंदोलन से एक व्यक्ति को और नाम याद रखिएगा, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है, मद्रास से शुरू करेंगी, उनका नाम क्या है? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट याद रखने का। चलिए बेटा, अगर आप कांग्रेस के इस अधिवेशन में मद्रास अधिवेशन की अगर बात करेंगे तो मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की अगर आप अधिवेशन की बात करेंगे तो जो प्रथम अधिवेशन होगा, प्रथम अधिवेशन होगा कब? ये दोस्त कब होगा? 1885 में। और आप सब जानते हैं कहां पर होगा ये होगा महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। किस जगह पर? ग्वालियर टैंक में। कहां पर? ग्वालियर टैंक में। ग्वालियर टैंक में होगा। किस जगह होगा? ग्वालियर टैंक में होगा। किस जगह पर? ग्वालियर टैंक में होगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। अगला अधिवेशन दोस्त कहां पर होगा? कोलकाता में होगा। कब होगा? 1886 में होगा। अध्यक्ष कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी होंगे। और ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे प्रथम पारसी अध्यक्ष। ये क्या बनेंगे? प्रथम पारसी अध्यक्ष बनेंगे। क्या बनेंगे? अगला बेटा क्या होगा? 1887 में होगा। कहां पर होगा? मद्रास में। बदरुद्दीन, कौन? बदरुद्दीन तैयब बजी। और ये क्या होंगे? ये होंगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये क्या होंगे दोस्त? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होंगे मित्र। क्या होंगे ये? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होंगे। चलिए, तो ये तो था कुछ बातें। चलिए ठीक है, अगला अधिवेशन कब होगा? ये जो इलाहाबाद वाला है बेटा, ये 1888 में होगा। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जॉर्ज यूले। कौन होंगे? जॉर्ज यूले। और ये क्या होंगे? ये होंगे प्रथम ईसाई या फिर बेटा प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। क्या होंगे? प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष होंगे। ये कब होगा? इलाहाबाद में होगा। चलिए अगला सवाल कह रहा, कौन सा खनिज अल्मुनियम अयस्क का है? तो बेटा अगर आप इसकी बात करेंगे अल्मुनियम की, ठीक से देखना बेटा, ये जो पहला है, ये जो ऑप्शन नंबर सी है, इसे आप पहले ऑप्शन पर रखें। और ये जो मैग्नेटाइट है बेटा, मैग्नेटाइट, इसमें धातु की मात्रा लगभग 72% होता है। और ये लौह अयस्क का सबसे उच्च क्वालिटी है। ये लोहे का सबसे उच्च क्वालिटी है बेटा। इसके बाद आपको मिलेगा क्या? हेमेटाइट। क्या मिलेगा दोस्त? हेमेटाइट। फिर क्या मिलेगा? लिमोनाइट। क्या मिलेगा? लिमोनाइट। और फिर क्या मिलेगा बेटा आपको? क्या? लिमोनाइट के बाद क्या मिलेगा बेटा? सेडेराइट। क्या मिलेगा? सेडेराइट। और ये चारों के चारों किसके ब्रांड हैं? ये लौह अयस्क हैं। ये क्या है बेटा? ये लौह अयस्क हैं। ध्यान देना, लौह अयस्क हैं। सबसे खराब लोहा यही है जिसे आप पिटवा लोहा कहते हैं। सबसे पिटाव और सबसे उच्च क्वालिटी लोहा क्या है? मैग्नेटाइट है बेटा। अल्मुनियम का है बेटा बॉक्साइड है, जिसका प्रयोग अल्मुनियम में चमड़ा उद्योग में बेटा, किसमें? चमड़े उद्योग में किया जाता है। लौह अयस्क उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बेटा? तो आपको क्या याद रखना है? लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र कौन सा है बेटा? उड़ीसा है। ध्यान देना बेटा, बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र किसका है बेटा? उड़ीसा का है। कौन सा राज्य अग्रणीय है? उड़ीसा। कौन सा राज्य बेटा अग्रणीय है? उड़ीसा है। कौन सा राज्य मित्र? उड़ीसा है। फिर से याद करिए, उड़ीसा है। चलिए रटा रहा हूं, रटिए इसको, आपके पेपर में सारे बात आएंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्यों के आदर्शों को घोषित करता है? कौन सा राज्य? बहुत डिटेल में इससे पहले वाले भी सेट में था, यहां भी सेट में आया है मित्र। ध्यान देना, लोक कल्याणकारी राज्य किसमें है दोस्त? डीपीएसपी में है। किसमें है मित्र? डीपीएसपी में है। और डीपीएसपी दोस्त भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? आप सब जानते हैं 36 से 51 तक है। किसमें बेटा? 36 से 51 तक है। अगर आपसे कभी अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करता है? प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 38 बेटा। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो बेटा मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? किस भाग में है मित्र? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 के का में।
किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किस समिति पर जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या किया गया है? इसे जोड़ा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य पहले जोड़े गए थे बेटा? 10। कहां से लिया गया है बच्चे? रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है मित्र? रूस से लिया गया है। ये क्या है? ये इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब क्या? ये न्याय योग्य नहीं है बेटा। ये भी न्याय योग्य नहीं है न्यायालय में बेटा। उद्देश्य का प्रस्ताव क्या होगा? 13 दिसंबर 1946 को कौन प्रस्तुत करेगा? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत करेंगे। कौन? पंडित जवाहरलाल। मौलिक अधिकार बेटा किस भाग में है? भाग 3 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 12 से 35 तक है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 12 से 35 तक है। चलिए ये हो गया। अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा? कह रहा गाय के दूध का रंग किसके मौजूदगी में? गाय के दूध का रंग किसके मौजूदगी में करण के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? बेटा केरोटिन के कारण गाय का दूध जब आप देखेंगे तो थोड़ा पीला दिखाई देगा। किसके कारण? केरोटिन के कारण। केरोटिन के कारण गाय का दूध थोड़ा पीला दिखाई देता है। आगे दोस्त क्या कह रहा? अकबरनामा किसने लिखा? याद कीजिए, अगर आप लोगों ने पिछला वाला सेट देखा हो तो वहां मैंने कराया था, अबू फजल को बताया था। अकबरनामा अबू फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? और ये अकबर के 9 रत्नों में क्या थे मित्र? एक थे। 2 वीडियो के 2 क्लास में अकबर के 9 रत्न किस पद पर, कौन था, कब आया था, ये सारी बातें मैंने अकबर के बारे में बता दिया है। अगर आप भगवान दास को जानते हो, अगर आप भगवान दास को जानते हो, ये भगवान दास कौन है? ये जोधा हरक्का भाई के क्या है? आपको संबंध बताना है। मैंने बताया है। अगर आपको याद हो, राजा भारमल की पुत्री थी हरक्का बाई, और उन्हीं का बेटा भगवान दास है, और उन्हीं के बेटे मानदास और भगवान दास। मानदास और भगवान दास पिता और पुत्र का संबंध है। देखिए, शब्द आहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था, पहले बात याद जान लीजिए। आहस्तक्षेप को बेटा क्या कहते हैं? अगर आप इसे इकोनॉमिक भाषा में जानेंगे तो इसे कहते हैं लेजस फियर सिद्धांत कहते हैं। और इसके जनक हैं कौन? तो एक किताब लिखा गया था 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये किसकी पुस्तक है? आप सब जानते हैं किसकी पुस्तक है मित्र? एडम स्मिथ की पुस्तक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है क्या? अर्थशास्त्र का पिता। इन्हीं को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। किसे? एडम स्मिथ को। बेटा एडम स्मिथ जी ही क्या हैं? यही बेटा क्या हैं? यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या हैं? जनक हैं। यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या हैं? जनक हैं। कौन? एडम स्मिथ। मतलब फादर ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स के कौन जनक है? कौन जनक है बेटा? एडम स्मिथ। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहता है सरकार हस्तक्षेप ना करे। किसमें ना करे बेटा? उत्पादन में। किसके उत्पादन में? वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में बेटा। कौन? वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे मित्र। और यही बनाता है क्या? उदारवादी अर्थव्यवस्था। यही बनाता है क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। और इसी को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन होना। क्या? जहां पर उत्पादन पर किसका नियंत्रित हो? निजी क्षेत्र का। जहां पर उत्पादन पर किसका नियंत्रण हो? निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो, वही कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था कहलाता है। बेटा ध्यान देना, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो ये जर्मन दार्शनिक हैं, जिनका नाम क्या है? कार्ल मार्क्स है। क्या नाम है इनका? कार्ल मार्क्स है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बेटा उत्पादन पर किसका नियंत्रित होता है? ध्यान देना, सार्वजनिक क्षेत्र का।
किसका बेटा? सार्वजनिक क्षेत्र का नेतृत्व होता है, यानी सरकार का हस्तक्षेप होता है, यानी सरकार का क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे पहले किसने अपनाया था? रूस ने अपनाया था। वैसा मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का क्या होता है? शाह स्वामित्व होता है। शाह स्वामित्व होता है। क्या होता है? शाह स्वामित्व। किस पर? वस्तु एवं सेवा के उत्पादन पर। किस पर मित्र? वस्तु एवं सेवा के उत्पादन पर। भारतीय अर्थव्यवस्था मित्र कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इंडियन इकोनॉमी कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है मित्र? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सा? भारतीय इकोनॉमी। ध्यान देना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहां उत्पादन पर नेतृत्व किसका है? निजी क्षेत्र का। यहां किसका है? सार्वजनिक क्षेत्र का। यहां किस पर है? यहां दोनों का है। यानी यहां केवल प्राइवेट सेक्टर काम करता है, यहां पब्लिक सेक्टर काम करता है, और यहां बेटा प्राइवेट और पब्लिक दोनों का क्या होता है? स्वामित्व होता है दोनों का। जैसे भारत में प्राइवेट अस्पताल भी हैं और सरकारी अस्पताल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी है और सरकारी स्कूल भी है, भारत में निजी बसें भी हैं और सरकारी बसें भी हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक अर्थव्यवस्था मित्र आपको और याद रखना है, क्या पता आपसे एग्जाम में पूछे, क्या कहेगा? बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था मित्र क्या होता है? जिसमें ना आयात हो और ना निर्यात हो, ना आयात हो, ना कुछ किसी से खरीदता हो, ना किसी से कुछ बेचता हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए ध्यान देना, यहां क्या किया जाता है? यहां उत्पादन मांग एवं पूर्ति के आधार पर किया जाता है। रट्टा मार लो दोस्त, यहां उत्पादन आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। यहां उत्पादन आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। यहां उत्पादन बेटा क्या? दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। वस्तु एवं सेवा की यहां क्या मिलेगी? गुणवत्ता मिलेगी आपको। किस पर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कलिंग पुरस्कार कौन देता है बेटा? यूनेस्को देता है बेटा। किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान को क्या करना? विज्ञान के क्षेत्र में देता है। विज्ञान के क्षेत्र में क्या करने के लिए? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, विज्ञान क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है मित्र? यूनेस्को द्वारा। गलती से आप उड़ीसा सरकार मन लगा देना, आप चंद्रगुप्त मौर्य वाले जमाने में पहुंच जाएं, अशोक वाले जमाने में पहुंच जाएं और अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाए, आपको लगे यार कलिंग वाला वही मामला। ना ना ना, वो मतलब ये यूनेस्को देता है। ठीक है, आगे कह रहा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई? कौन था भाई? आप उत्तर बताएं। चलिए, तो अगर हम लोग पहले बात करें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, बेटा रॉबर्ट क्लाइव ये क्या था? ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इतिहास पढ़ाते हुए पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान देना। एक एक्ट आएगा बेटा 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके तहत क्या काम किया जाएगा? इसके तहत क्या काम किया जाएगा? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। और इसी के तहत बेटा बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनेगा? वारेन हेस्टिंग। अब आपसे सवाल है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग। याद करना बेटा, थोड़ी सी बात आपको और क्या याद रखना है। एक एक्ट आएगा बेटा, क्या? 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। और मित्र इसके तहत क्या काम किया जाएगा? ध्यान देना, थोड़ा डिटेल में ध्यान देना। इसके तहत क्या काम किया जाएगा? इसके तहत बंगाल
के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया जाएगा दोस्त? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। तो अगर बेटा ये भारत का गवर्नर जनरल, फिर बनेगा कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन बनेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन सा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इससे पहले वाले गवर्नर जनरल पढ़ा चुका हूं। आगे सवाल देखिए, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है? बेटा 1858 की क्रांति होगी और एक अधिनियम आएगा। क्या? एक अधिनियम आएगा। क्या? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ध्यान देना, भारत शासन अधिनियम 1858 का। और इसको बहुत डिटेल में नहीं बात करते हैं, यहां क्या बात करते हैं? भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, जनरल क्या हो जाएगा? वाय सराय हो जाएगा, वाय सराय। और प्रथम वाय सराय कौन बनेंगे? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग ये क्या बनेंगे? बंगाल के प्रथम, भारत के प्रथम वाय सराय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। आगे सवाल क्या कह रहा है? गुप्त वंश राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बेटा समुद्रगुप्त विक्रमादित्य को। यही क्या है? यही गुप्त वंश के क्या है? यही गुप्त वंश के नेपोलियन कहे जाते हैं। ध्यान देना बेटा, समुद्रगुप्त यही क्या है? यही गुप्त वंश के, यही गुप्त वंश के, गुप्त वंश के क्या है? संस्थापक हैं। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के क्या है मित्र? संस्थापक हैं। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे और ये चंद्रगुप्त प्रथम होंगे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन होगा? विष्णुगुप्त। कौन होगा? विष्णुगुप्त। ये अंतिम शासक होंगे। कौन? अंतिम शासक विष्णुगुप्त होंगे। कौन होंगे? विष्णुगुप्त। अच्छा, समुद्रगुप्त के द्वितीय शासक कौन होंगे? आपको बताना है। घटोत्कच, घटोत्कच वो क्या होंगे? द्वितीय शासक होंगे। किसे फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है? किसे फादर ऑफ इंडियन? भैया किसे कहा जाता है? लोकमान तिलक को। ये किसे कहा जाता है? लोकमान तिलक को। कहावत है भैया, याद कर लीजिएगा, लोकमान तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, मॉडर्न इंडिया पढ़ाते वक्त जिक्र किया जाएगा। कह रहा भारत के पहले चीफ कमांडर, चीफ इन कमांडर कौन थे? भैया जनरल के.एम. करियप्पा थे। याद कर लेना दोस्त, 1942 में बने थे, फिर 1944 में बनेंगे ये जनरल, और फिर बेटा आज़ादी के बाद 1947 में ब्रिटिश सरकार इनको बनाएगी भारतीय, पहले भारतीय चीफ कमांडर इन चीफ, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनेंगे। कौन? करियप्पा। कौन बनेंगे भैया? करियप्पा। याद कर लो दोस्त, कौन बनेगा? करियप्पा जी बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे सवाल। कह रहा भारतीय वन सेवा। बेटा ये क्या है? भारतीय वन सेवा क्या है? तो ये भारतीय वन सेवा भैया जिसे आप कहते हैं क्या? IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। इसको बेटा क्या काम किया गया है? अखिल 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 भारतीय, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, अधिनियम, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बेटा, 1951 के तहत 1 जुलाई 1966 को क्या किया गया है? स्थापना। 1 जुलाई 1966 को भैया देहरादून में है। इंदिरा गांधी भारतीय वन सेवा संस्थान केंद्र देहरादून में है। यही होते हैं IFS। ध्यान देना, इन सब का पेपर कौन कराता है? UPSC कराती है। संघ लोक सेवा आयोग कराती है, जिसे आप कहते हैं IAS, IFS, IFS, और क्या कहते हैं आप? IPS, IPS, IPS। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं मित्र, 3 अखिल भारतीय
भारतीय सेवाएं हैं। आपको एक भाग याद करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, किस भाग में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? कमेंट बॉक्स से उत्तर बताना, जरूर देख के बताना। हाँ, चलिए अगला सवाल कह रहा सेल्स विंडो एक्सेल विंडो कौन सा क्षेत्रमान सूत्र रखता है? मतलब पूछना चाह रहे हैं आपका, क्या एक्सेल विंडो कौन सा क्षेत्र तथा मान सूत्र रखता है? भैया एक्सेल काम करता है फार्मूला बार पर। एक्सेल काम करता है फार्मूला बार पर। कभी आप एक्सेल खोल के देखोगे तो यहाँ हैजिटेक F1 F2 या प्लस करके आप दबाओगे तो फार्मूला बार पर काम करता है। कौन सा भैया, कौन सा फार्मूला बार पर काम करता है? कौन? एक्सेल। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर है। चलिए, निम्न में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टर कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टर कहा जाता है। अगर आप लोगों ने पिछला वाला क्लास देखा हो तो 1854 में आएगा क्या? चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच आएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा किसकी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा? महिला शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। और यही कहा जाएगा कि जो प्राथमिक शिक्षा है ये किस पर दिया जाए? ये दिया जाए किस पर? मातृभाषा पर। किस पर दिया जाए? मातृभाषा पर प्राथमिक शिक्षा दोष दिया जाए। किसमें? और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? डलहौजी थे भैया। कौन थे? डलहौजी थे। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? डलहौजी थे। डलहौजी के शासनकाल में ही ये आया था, 1854 में आया था। कब आया था ये? 1854 में आया था। इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टर कहा जाता है। बेटा वर्धा आयोग भी बेटा संबंधित है किससे? 1937 में आया था। वर्धा आयोग 1937 में आया था। ध्यान देना, ये क्या काम किया था? ये बेटा 1937 में किससे? अनुसूचित जात SC/ST के शिक्षा पर जोर दिया गया था। ST/ST के शिक्षा पर जोर दिया गया था तथा कहा गया था माध्यमिक स्तर पर, मध्य स्तर तक क्या काम किया जाए? शिक्षा कैसे दिया जाए? मातृभाषा में दिया जाए। किस में दिया जाए? मातृभाषा में दिया जाए। तो ये भी शिक्षा पर क्या था? आधारित था। बेटा हंटर आयोग क्या था? हंटर आयोग 1919 में बना था। किसके कारण? जलियांवाला बाग हत्या कांड के कारण। किसकी जांच के लिए? जलियांवाला बाग हत्या कांड के कारण। इसमें 3 सदस्य थे भैया, शीतल लाल, चमन लाल शीतलवाड़ा। नाम इनका था चमन लाल शीतलवाड़ा। और एक व्यक्ति कौन थे? अहमद सुल्तान व्यक्ति थे। और कौन थे भैया? जगत नारायण थे। और कौन थे? जगत नारायण थे। और इसी हंटर आयोग ने कहा था कि ये जनरल डायर का विवेकहीन निर्णय है। इसने विवेकहीन निर्णय लिया और जनरल डायर की रिपोर्टों से पहले जनरल डायर को क्या कर दिया जाएगा? भगा दिया जाएगा। और वही उधम सिंह जाएगा लंदन में, 1900 गोली मारेगा किसको? जनरल डायर को। सेल्डर आयोग ये 1904 में भैया आया था और ये विश्वविद्यालय अधिनियम का विरोध करने आया था। 1904 में एक अधिनियम आया था भारत में, विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। विश्वविद्यालय अधिनियम। और इसी के तहत कहा गया था कि भैया भारत में शिक्षा को क्या करो? सुधारो। भारत को शिक्षा को क्या करो? सुधारो। शिक्षा में सुधार किया जाए। क्या किया जाए? शिक्षा में सुधार किया जाए। और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में लगेगा क्या? ये बच्चा 12वीं शिक्षा तक सीमित था। किससे? 12वीं शिक्षा तक की बात किया गया था विश्वविद्यालय के। जो विश्वविद्यालय के पहले जो 12वीं तक शिक्षा है उस पर जोर दिया गया था सेल्डर आयोग में उस पर जोर दिया गया था।
ये सभी संबंधित हैं किससे? शिक्षा से संबंधित हैं। लेकिन हंटर आयोग किससे संबंधित था? ये हंटर आयोग किससे संबंधित था? जलियांवाला बाग हत्या कांड से। तो ये था आज आपके मित्र सारे सवाल, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखने के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कमी लगी हो कमेंट बॉक्स में ओपन करो, कमेंट बॉक्स में अपने विचार दो। लेकिन दोस्त वीडियो शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करो, फैलाओ यार, अपने यार मित्र लोगों तक तो फैलाए। 10 सेकंड का समय निकालो, भेजो, ताकि मैं आपके लिए और कुछ करूं, और बेहतर करूं। हैं अगर यही चीजें आप यही चीजें क्या काम, आप ये जो फैजाबाद के बच्चे हैं ना, इनके अपनों टीचरों पर विश्वास नहीं है। मित्र जो दिल्ली में बैठे हैं, इतिहास उनके लिए कोई दूसरा नहीं है। उनके लिए इतिहास कोई अलग से नहीं, हंटर आयोग फंटर आयोग नहीं हो जाएगा, हंटर आयोग ही रहेगा। आप अपने टीचरों पर भी विश्वास करो मित्र। आप जिन्हें आप लोकल टीचर कहते हैं ना फैजाबाद के, असल में यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, और यही आपके क्या है, यही आपके ब्रांड टीचर हैं। इनसे जुड़िए, इनसे जुड़िए, इनको समझिए, इनको समझने का प्रयास कीजिए। ये लोकल टीचर नहीं है दोस्त, यही ब्रांड टीचर है। बस आपने क्या काम किया, डोल दूर के ढोल सुहावन लगे, सुना है ना? तो बस वो जो दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। आप कभी आइए फैजाबाद में आशीष सिंह से और कुलदीप से हिंदी पढ़कर देखिए। अगर किसी दिल्ली के टीचर से, वहां पर जो बैठे हुए टीचरों से अगर कोई खराब पढ़ाएंगे मित्र, चैनल बंद कर दूंगा मैं। आप आइए कभी प्रफुल्ल मिश्रा और नीरज सचान से हमारे यहाँ आप मैथ पाकर पढ़ के देख लीजिए, आप कहीं से भी हों, लेकिन आप इन चीजों का कद्र कीजिए। आप आइए कभी सौरभ राजपूत और हमारे एक ओम सर हैं, यही फैजाबाद में पढ़ाते हैं, अगर आप देखिए। आप कभी आकर बिपिन सर से हमारे अंग्रेजी पढ़कर देखिए, इन टीचरों से आकर पढ़कर देखिए। अगर क्वालिटी में कभी कोई कमी आई, आप हमसे बात कीजिए आकर। लेकिन तुमने क्या, आपने क्या काम किया है, ये फैजाबाद के बच्चों की मेंटलिटी में एक बात आ गई है क्या, कि नहीं ये टीचर लोकल है, ये अच्छा नहीं पढ़ाते। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, आप उन पर विश्वास कीजिए, वही आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। आप उन पर विश्वास तो करके देखिए, ठीक है? चलिए, तब तक आप अपना और अपना को खूब ख्याल रखें दोस्त, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लोगों तक फैलाएं, ठीक है? अपने अध्यापकों पर विश्वास करें, ठीक है? ये मत समझिए कि जो फैजाबाद है, जो अवध है, ये अवध नगरी है यार, यहाँ टैलेंट की कमी थोड़ी है, अथाह टैलेंट है यहाँ पर। आप इस टैलेंट को प्रमोट करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ही तो प्रमोट करोगे, आप ही तो इन्हें पहुंचाओगे, आपके कंधे पर जिम्मेदारी है। टीचर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, आप उसके लिए कुछ करो यार। आप ही तो प्रमोट करोगे इन्हें, आप ही तो बताओगे कि ये अवध का ब्रांड है, अवध को ब्रांड आप ही बनाओगे मित्र, आप ही कंधे पर है। चलिए, ठीक है? तो आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें दोस्त, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।